गुड मॉर्निंग। आज हम ME 301 के अंतर्गत रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की यूनिट 2.2.6 जिसकी मेन हेडिंग है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें आज हम pH चार्ट को यूज़ करते हुए सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की थ्योरी का अध्ययन कर लिया है। उसके पश्चात हमने pH और TS डायग्राम को ड्रॉ करना सीखा। pH और TS डायग्राम के अंतर्गत हमने वेट कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन, सुपर हीटेड कंप्रेशन, तीनों स्थितियों में हमने pH डायग्राम और TS डायग्राम ड्रॉ करने का अभ्यास किया। उसके पश्चात सब कूलिंग और सुपर हीटिंग, अवशीतन और अतितापन, दो प्रक्रियाएं हमारी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में होती हैं। तो उन प्रक्रियाओं को हमने जाना। सुपर हीटिंग कंप्रेशन से पहले जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीट हो जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। इसी तरह संघनन के पश्चात, कंडेंसेशन के पश्चात भी हमारा जो रेफ्रिजरेंट है और ठंडा हो जाता है। जब सारा रेफ्रिजरेंट वाष्प से द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसके पश्चात उसको और तापमान में कमी को हम अवशीतन कहते हैं। तो ये भी हमने चार्ट के द्वारा किया था। इसके पश्चात हमने एक्चुअल साइकिल और थ्योरेटिकल साइकिल दोनों का एनालिसिस किया था। थ्योरेटिकल साइकिल में हम हमारी जो प्रोसेस हैं, विधियां हैं, उनको हम अधिकतम दक्षता के मानते हुए ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, तो उसके लिए हम एक्चुअल डायग्राम को हमने देखा था जिसमें प्रोसेस काफ़ी भिन्न थे। उसके पश्चात हमने सक्शन और कंडेंसेशन, प्रेशर और टेम्परेचर के कम अथवा अधिक होने पर COP पर उसका प्रभाव का अध्ययन किया था पिछले लेक्चर में। तो आज हम pH चार्ट ड्रॉ करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। और आज जो मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो ड्राई कंप्रेशन पर ले रहा हूँ। अगली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं वेट कंप्रेशन पर और उसके पश्चात सुपर हीटेड कंप्रेशन पर, 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं करवाना शुरू करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ pH चार्ट एंड सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मेरा नाम हरीश धवन है, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज मैं सबसे पहले आपको एक बार पुनः TS डायग्राम पर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा TS डायग्राम है और TS डायग्राम देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। TS मतलब टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। तो यहाँ पर एंट्रोपी को तो हमने लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एंट्रोपी ली है। वाई एक्सिस पर हमने टेम्परेचर को लिया है, तापमान को। ये एंट्रोपी डायग्राम है जो कि एक्स और वाई एक्सिस पर हमने लिए हैं। ये हमारी लिक्विड लाइन है और ये हमारी सेचुरेशन लाइन है जिसको बोलते हैं वेपर लाइन। ये हमारा बाहर का सुपर हीटेड एरिया कहलाता है। लिक्विड लाइन, वेपर लाइन का पूरा रीजन ये कहलाता है वेट रीजन, जिसे बोलते हैं आप गीला लिक्विड रीजन। ये लिक्विड रीजन है पूरा का पूरा। और इसमें जो 4 प्रोसेस हैं उनकी जो शुरुआत है वो हो रही है यहाँ से, बिंदु संख्या 1 से। बिंदु संख्या 1 से हो रही है यहाँ पर शुरुआत। और ये एक जो बिंदु है, ये एक बिंदु 1 से 2 इवेपोरेशन है, 2 से 3 ये है
कंप्रेशन प्रोसेस है। और 3 बिंदु पर आप देखेंगे, ये देखिए 3 पर ये वेपर लाइन को टच कर रही है, सेचुरेशन की लाइन को टच कर रही है। इट मीन्स ये जो कंप्रेशन है ये ड्राई कंप्रेशन है। और आज हम इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पर जो TH डायग्राम है वो ड्राई कंप्रेशन के लिए ड्रॉ किया हुआ है। 3 से 4 अगेन कंडेंसेशन है और 4 बिंदु लिक्विड लाइन को टच कर रहा है। इट मीन्स कंडेंसेशन के पश्चात 3 पर देखिए, यहाँ पर ड्राई कंप्रेशन मतलब जो वेपर रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर इंक्रीज करने के पश्चात उसने वेपर लाइन को टच कर दिया है। इट मीन्स बिंदु संख्या 2 पर ये वेट था, इसका ड्राइनेस फ्रिक्शन 1 से कम था, लेकिन जैसे ही कंप्रेशन प्रोसेस ख़त्म हुआ तो इसका जो ड्राइनेस फ्रिक्शन है वो 1 हो गया है और इसने वेपर लाइन को टच किया हुआ है। इसका मतलब बिंदु संख्या 3 पर हमारा रेफ्रिजरेंट टोटली वेपर में परिवर्तित हो गया है और बिंदु संख्या 4 पर कंडेंसेशन के पश्चात ये हमारा जो प्रशीतक है वो लिक्विड में चेंज हो गया है। इसके पश्चात 4 से 1 ये हमारा एक्सपांसन प्रोसेस है और 1 से 2 अगेन ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। 1 2 3 4 हमारे प्रोसेस हैं वेपर कंप्रेसर साइकिल के, और इसके अंदर का जो पूरा एरिया है ये कहलाता है कंप्रेसर वर्क। मैथमेटिकली भी देखा जाए तो ये हमारा कंप्रेसर वर्क है। और नीचे का 1 से 2 इवेपोरेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य पूरा होता है, जहाँ पर कि हमारा रेफ्रिजरेंट जिस स्थान को ठंडा करना है वहाँ से हीट को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के पश्चात कितनी कूलिंग करता है उसको कहते हैं हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर जो नीचे का एरिया एक्स एक्सिस तक पूरा ये कहलाता है नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट RN। ये जो एरिया है ये कहलाता है RN, ये कहलाता है पूरा का पूरा एरिया RN, नेट रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट। और COP कैसे निकालेंगे? नेट रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट डिवाइडेड बाय कंप्रेसर वर्क, ये COP हो जाती है हमारी। तो इस तरह से हम एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं अगला, और न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल है एक प्रशीतक 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्यरत है और वाष्प शुष्क है। इसका मतलब वेपर हमारी जो है वो ड्राई है। इसका मतलब ये ड्राई कंप्रेशन वाला एग्जांपल है। वाष्प शुष्क है, इसका मतलब कंप्रेशन के पश्चात हमारी जो वेपर है वो ड्राई है। तो ये ड्राई कंप्रेशन वाला न्यूमेरिकल है। रुद्धोष्म संपीड़न के अंत में थ्रोटल वॉल्व के द्वारा कोई शीतलन और वाष्पन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या थ्रोटलिंग प्रोसेस के द्वारा एक्सपांसन प्रोसेस को देखना है हमें थ्योरेटिकल कंडीशन में, इसलिए इसको लिखा हुआ है। लैंग्वेज सेट लैंग्वेज है जिसमें कि हम थ्योरेटिकल हिसाब से हम इवेपोरेशन प्रोसेस को कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है? COP निकालनी है और कंप्रेसर की पावर निकालनी है। और ये मास फ्लो रेट दे रखा है 180 किलोग्राम पर मिनट। ये हमारा प्रतिशतक जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है वो हमें दिया हुआ है, ये प्रतिशतक का गुणधर्म। नीचे जो गुणधर्म की टेबल दी हुई प्रॉपर्टीज वो क्या दे रखी है? -7 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड स्थिति में जो रेफ्रिजरेंट की जो स्थिति है एंथैल्पी है वो होगी -30 किलो जूल पर किलोग्राम। और लेटेंट हीट जो चाहिए हमें फेस चेंज करने के लिए, जैसे वेपर से लिक्विड में करने के लिए, तो 1298 में ये हमारी लेटेंट हीट है जिसको HFG कहते हैं। इसी तरह इस पर एंट्रोपी देख लीजिए आप, -7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर -0.108 और वेपर कंडीशन में SG की वैल्यू है 4.75। टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी एंथैल्पी लिक्विड एंथैल्पी जो है HF वो 115 किलो जूल पर किलोग्राम है और 1173 इसकी लेटेंट हीट है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि है लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा। इसी तरह एंट्रोपी 427 किलो जूल पर kg के है और वेपर की जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेंट की एंट्रोपी है वो 4.33 है। तो ये हमारी टेबल दे रखी है, इसी से हमें वैल्यू पुट करके और आगे इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो आगे देखते हैं। ये हमने जो हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ इनपुट के आधार पर हमने ये एक TS डायग्राम ड्रॉ कर लिया है और इसमें 1 2 3 4 ये प्रोसेस ऐसे ऐसे दिखाए हुए हैं और ये 4 प्रोसेस को ड्रॉ कर लिया हमने। ये हमारा कंप्रेसर वर्क है पूरा का पूरा, ये हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस है और इसके नीचे का पूरा एरिया ये कहलाता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट।
दो तापमान हमें दिए हुए -7 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हमने केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ दिया, तो 266 केल्विन आ गया। 27 में 273 जोड़ दिया आपने, तो -300, ये +300 केल्विन आएगा ये, तो 300 केल्विन यहाँ पर आ गया। ये बराबर का निशान है, ये बराबर का निशान है, माइनस नहीं है यहाँ पर, ये बराबर का निशान है। और ये दो टेम्परेचर लिमिट के ऊपर हमें काम कर रहा है यहाँ पर। तो हमें दिया हुआ क्या है, T1 दिया हुआ है हमें, हायर टेम्परेचर दिया हुआ है, T3 T4 दोनों बराबर हैं, और T1 T2 दोनों बराबर तापमान होंगे। तो यहाँ पर दोनों बराबर में हमने केल्विन में चेंज कर लिया, 300 केल्विन, 266 केल्विन। और X3 यहाँ पर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है 3 पर, ये वेपर लाइन को टच कर रहा है, इसका मतलब X3 यहाँ पर 1 है, यानी ड्राइनेस जो यहाँ पर 100% है, यहाँ पर वेपर रेफ्रिजरेंट की जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो 100% है, ये कहेंगे इसको 1। तो अब हमें COP निकालनी। सबसे पहले तो COP का फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे लिए, COP बराबर होता है RN, रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट डिवाइडेड बाय कंप्रेसर वर्क। और ये रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट कहाँ से निकालते हैं हम, इवेपोरेशन वर्क से। तो इवेपोरेशन के पश्चात इंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो H2 - H1, ये हो गया रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट। कंप्रेसर वर्क, तो यहाँ पर कंप्रेशन के पश्चात हीट ज़्यादा होगी, तो H3 - H2। अब यहाँ पर H3 हमारे को निकालना है वेपर लाइन के ऊपर, और वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में टेबल जब आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, वेपर लाइन पर जो प्रॉपर्टी है वो Hg की वैल्यू यहाँ पर दी हुई नहीं है। एक्चुअली इसको कहेंगे H3 को, 3 बिंदु पर जो इंथैल्पी निकालेंगे इसको बोलेंगे H3 या Hg। और ये फार्मूला है इंथैल्पी निकालने का, Hg बराबर HF + HFg। तो यहाँ पर लिक्विड की इंथैल्पी निकालेंगे 115, और ये किस पर है, हायर टेम्परेचर पर, तो 115 दी हुई है इंथैल्पी। और इसमें लेटेंट हीट अगर जोड़ देंगे हम, इसमें लेटेंट हीट जोड़ देते हैं तो हमारे पास 1288, ये H3 पर हमारी टोटल हीट आ जाती है। और H1 पर जो आएगी वो लिक्विड को लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर H1 बराबर है, H1 बराबर यहाँ पर है, वो है HFG के बराबर। 1 क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट एंट्रोपी पर कार्य, एंथैल्पी पर कार्य करता है। ये एक्सपेंशन प्रोसेस जैसा कि मैंने बताया था, कांस्टेंट एंथैल्पी है। तो H4 पर जो वैल्यू होगी वो H1 पर होगी। H4 पर रेफ्रिजरेंट की स्थिति लिक्विड की है, तो यहाँ पर वो वैल्यू ले लेंगे हम HF2, यानी हायर टेम्परेचर पर हम लिक्विड की एंथैल्पी ले लेंगे, 115 ही है, तो H1 की वैल्यू भी 115 आ जाएगी यहाँ पर। अब सबसे पहले हमें 2 पर निकालनी है, ये 2 पर एंथैल्पी कितनी होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 पर एंथैल्पी हमें निकालनी है, H2 की एंथैल्पी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सुस्तता गुणांक हमें ज्ञात करना है, हमें पता है क्या होती है। तो हम क्या करते हैं, बिंदु संख्या 2 और 3 कंप्रेशन प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पर S2 बराबर S3 कर दिया हमने। S3 Hg3 के बराबर होगा, क्योंकि वेपर लाइन को टच कर रही है, तो वहाँ की जो Hg की वैल्यू, Sg की वैल्यू हमें दी हुई है हायर टेम्परेचर पर, वो वैल्यू 4.33 है, टेबल जब देखेंगे आप। और यहाँ पर जो है S2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंथैल्पी वाला फार्मूला, इस तरह एंट्रोपी का फार्मूला लगाएंगे हम, HF2 + X2 HFG2। तो यहाँ पर लिक्विड पर हमारी एंथैल्पी कितनी है लोअर टेम्परेचर पर, वो देखेंगे -0.108 प्लस X2 मल्टीप्लाइड बाई, अब SFG2 जो निकालेंगे एंट्रोपी, उसका फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, तो HFG2/T2। तो यहाँ पर जो गुप्त ऊष्मा है निम्न तापमान पर, उसमें हम T2 जो केल्विन टेम्परेचर है उसमें हम क्या करते हैं, लोअर टेम्परेचर पर इसको डिवाइड कर देते हैं, और इसमें X2 निकालना होगा हमें कि बिंदु संख्या 2 पर ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होगा। तो ये हमने ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पर निकाल लिया 2 पर, और ये आता है 0.91, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन आ गया। और जब हमें बिंदु संख्या 2 पर ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल जाएगा तो टोटल एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, HF2 + X2 × HFG2। तो यहाँ पर क्या -30, ये हमारी लिक्विड जो लोअर टेम्परेचर पर लिक्विड एंथैल्पी है, और ये X2 हमने निकाला, और HFG2 ये गुप्त ऊष्मा है लोअर टेम्परेचर पर 1296, इससे हमने H2 की वैल्यू निकाल ली 1151.18 किलोजूल पर किलोग्राम। तो इस तरह से हमने H2 भी निकाल लिया है, और इस तरह से हमने जो एंथैल्पी हमें रिक्वायर्ड है फार्मूले के लिए, COP निकालने के लिए, चारों एंथैल्पी निकाल ली हमने। तो यहाँ पर आ गया H2 - H1 और H4 - H3, ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो COP आती है
वो आ जाती है, ये वैल्यू रखने के बाद COP आती है 7.57। अब हमें निकालना कंप्रेसर वर्क। कंप्रेसर वर्क के लिए हमें, ये हमारे पास मास फ्लो रेट दे रखा है 100 किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मास फ्लो रेट निकालनी है हमारे को। तो ये ऊष्मा घटाने के लिए ये जूल दे रखी है हमें, आवश्यक ऊष्मा दे रखी है इसमें। तो ये आवश्यक ऊष्मा दी हुई थी 180 किलो जूल, और इससे हम मास फ्लो रेट प्रति मिनट निकालेंगे। तो 180 जो हमारी ऊष्मा घटाने के लिए, आवश्यक ऊष्मा घटाने के लिए ये हीट दे रखी है, इसको डिवाइड करेंगे H2 - H1 से, तो ये हमारे पास मास फ्लो रेट आ जाएगा 0.174 किलो जूल पर मिनट। और जब मास फ्लो रेट आ जाएगा तो हमारे कंप्रेसर वर्क कैसे निकालेंगे? मास फ्लो रेट mH3 - H2, तो H3 हमें ज्ञात है, H2 ज्ञात है, इससे हम, ये हमारे पास कंप्रेसर वर्क आ जाएगा 23.81 किलो जूल पर मिनट। अगर इसको हम वाट में चेंज करना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड कर दिया हमने, तो किलो जूल पर सेकंड हो गया। ये नीचे किलो जूल पर सेकंड आ गया। सेकंड इसमें मेंशन टाइप किया हुआ नहीं है, ये होना चाहिए किलो जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड वाट होता है, तो ये आ जाएगा 0.397 किलो जूल पर सेकंड या किलो वाट। तो कंप्रेसर वर्क कितना आ जाएगा? 0.397। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल में हमने COP निकाली और कंप्रेसर वर्क निकाला। कंप्रेसर वर्क निकालने के लिए हमें ऊष्मा दी हुई थी, उसको डिवाइड करेंगे H2 - H1 से, तो मास फ्लो रेट आ जाएगा हमारे पास। मास फ्लो रेट को हम, जो डिफरेंस है कंप्रेसर का वर्क का H3 - H2, उससे डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे मास फ्लो रेट से, और इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो ये वेपर कंप्रेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल था, और इसको आप बुक के हिसाब से प्रैक्टिस कर लें। तो हमारे मेन एग्जाम में जनरली वेट कंप्रेशन, ड्राई कंप्रेशन, सुपरहीटेड, तीनों में से कोई एक न्यूमेरिकल जनरली एग्जाम में आता है। प्रॉपर्टीज दी होती है, इनको आप इस तरह अध्ययन कर लें। थैंक यू।